ओके, सो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर रिवीजन का, जिसके अंदर आज अपन बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला है बच्चा पार्टी? म्यूटेशन। याद आ रहा है मैंने आप लोगों को बोला था कि आज अपन म्यूटेशन करेंगे। जिस बच्चे को एक लगा था कि म्यूटेशन तो कोई एक अलग ही चैप्टर है ना? तो आज अपन क्या करने वाले हैं, म्यूटेशन ही करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ म्यूटेशन आखिर होता क्या है, व्हाट इज म्यूटेशन? बताओ, रिवीजन है, कोई नया टॉपिक हम थोड़ी है जब भी तुम्हारे। मैम जब भी किसी ना सिंगल एलील पर पैथोजन आ जाता है ना, तो उसकी वजह से ये कॉज हो जाता है म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन होता है ना, परमानेंटली रहता है उस बंदे में जिसको भी होता है। आपने क्या बोला, पैथोजन? यस मैम, कोई भी आ जाता है ना, फिर उसके वजह से एक जो स्पेसिफिक एलील होती है ना, ये उसको इन्फेक्ट करता है, उसकी वजह से म्यूटेट हो जाता है। बेटा, आपने जो एक्सप्लेन किया वो तो सही था, बट इसके अंदर पैथोजन का कोई रोल नहीं है कि कोई पैथोजन आके कुछ करेगा तब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, हो क्या चीज रही है, एक फिनोमेना होता है। जैसे हमारे कोई भी डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक है, क्या है हमारे, कोई भी डीएनए की सीक्वेंस है। अब कुछ भी XYZ रीजन है, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, कोई भी रीजन हो सकता है। उसकी वजह से अगर उसके जीनोटाइप में, जैसा कि आपने बोला अलील, उसके अलील की सीक्वेंस में, जीनोटाइप में या फिर फिनोटाइप में अगर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म के, तो उसको हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशन। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होने की वजह से या तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा या फिर क्या, फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी काफी सारे तरीके से हो सकता है। लेट से कोई भी हमारा जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जो कोई भी सेगमेंट है डीएनए का, सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो क्या हो चुका है, या तो लॉस हो चुका है या फिर क्या हो चुका है, गेन हो चुका है। दोनों में से एक चीज होगी। लॉस हुआ है तो जैसे लेट से मैंने आपको बताया था, आपके वहां पे दे रखा है राम हैज रेड कैप, ऐसे दे रखा है। तो अगर यहाँ पे किसी का लॉस हुआ, लेट से इस वाले का लॉस हो गया, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी सीरीज, ऐसे हो जाएगी सीरीज। हाँ के ना? ठीक है, अगर लेट से यहाँ पे किसी का गेन हुआ, लेट से यहाँ पे मैंने डाल दिया एक्स, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया कि एक्स का गेन हुआ है, तो ये हो जाएगा राम, कुछ ऐसा हो जाएगा ये सीरीज। यस मैम। तो यहाँ पे लॉस अगर किसी का हो रहा है तो भी नुकसान, अगर किसी का गेन हो रहा है तो भी नुकसान। कैसे? हमारा जो सीरीज है, जो डीएनए का सेगमेंट है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चेंज। तो चेंज होने की वजह से आप देख रहे हो पूरा का पूरा फिनोटाइप ही चेंज हो गया। पहले था राम हैज रेड कैप, अब पूरा फिनोटाइप, पूरी सीक्वेंस है जो जिसको हम जिस तरीके से पढ़ते हैं वो पूरा बदल चुका है। हाँ के ना? तो यही चीज है जो हमें देखनी होती है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशन बेटा दो टाइप का होता है। एक होता है, याद आ रहा हो तो मैंने आपको एक ग्राफ भी बना के बताया था, एक होता है जीन का म्यूटेशन और एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो अब दो तरह का म्यूटेशन है, एक है जीन म्यूटेशन और एक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में अगर बात करें तो एक हो जाएगा पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, और एक हो जाएगा फ्रेम शिफ्ट। अभी जो हमने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, फ्रेम शिफ्ट, कि पूरा का पूरा क्या हो चुका है, फ्रेम ही शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें भी क्रोमोसोमल में दो आ जाते हैं, या तो एक स्ट्रक्चरल वेरिएशन, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल वेरिएशन। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वेरिएशन में भी दो आते हैं, एक एन्यूप्लॉइडी और एक पॉलीप्लॉइडी। तो अब कृपया करके मुझे एक जना बताओ, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है और पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? बोलो। ये
आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी टेस्ट हो रखा है इस तरह का 2-2 बार। और ताज्जुब की बात ये है कि ये बच्चे पूरे पूरे स्कोर भी कर रहे हैं और उनको यही नहीं पता व्हाट इज एनिप्लॉइडी और व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी। मैम गेन और लॉस ऑफ एम आई ऑडिबल? ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कहाँ तक सुना था? चलो मुझे बताओ, जैसे हमारा होता है बेस पेयर, क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट आर बेस पेयर? मैम नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। हाँ, तो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, नाम बोलो। एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। थाइमिन, यूरासिल। ठीक है, थाइमिन और यूरासिल मैम आरएनए और डीएनए में मैम थाइमिन होता आरएनए में है। यूरासिल और डीएनए में थायमिन। ठीक है। तो देखो, अगर हमारे किसी भी बेस पेयर में चेंज हो जाता है, कोई भी अगर सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया डीएनए में से, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। उसकी वजह से पूरा, और मैंने आपको जो भी बताया था, डिलीट हो रहा है कुछ या फिर इंसर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, जो भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया ये वाला, इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, दैट इज स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिकल, कि अब कोई नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाना। क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस दो तरीके से आ सकता है, एक होता है एन्यूप्लॉइडी और एक होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी वहां पे होता है कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये। आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मैम, मेरे मोबाइल में नहीं दिख रही है कैसे। ठीक है, जो होमोलोगस पेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? फेल टू सेग्रीगेट। वो क्या बेटा? सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं मियोसिस के वक्त। मियोसिस के वक्त दोनों को अलग अलग जाना होता है ना, ये एक सबसे पूरे प्रोसेस में ये अलग जाता है, फिर ये अलग डिवाइड होते हैं, फिर क्रोमेटिड बनते हैं 2 फेज में। पहला एक होता है मियोसिस 1, फिर होता है मियोसिस 2, फिर मियोसिस 2 में पूरे 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। 4 डॉटर सेल के वक्त फिर उसके बाद हमारा पूरा मियोसिस कंप्लीट होता है। तो ये क्या, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट ही नहीं हो पाते। लेट से यहाँ पे ये प्रेजेंट थे ऐसे करके, अब इनको डॉटर सेल में जाना है मियोसिस के वक्त, तो कायदे से तो एक को इधर आना चाहिए था और एक को इधर आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो पाता है, ये कुछ ना कुछ होता है कि ये दोनों में आ नहीं पाते। तो क्या होता है, या तो मोनोसोमी कंडीशन हो जाती है या फिर ट्राइसोमी कंडीशन हो जाती है। मतलब जो डॉटर सेल बना है उसके अंदर या तो एक क्रोमोसोम कम होगा, नॉर्मल क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम कम होगा, या फिर एक क्रोमोसोम क्रोमोसोम ज्यादा ज्यादा होगा। ज्यादा। ठीक है, तो हमारे बॉडी मैम में नल्ली नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। 40। ऑटोसोम्स 46। कितने? मेरे को सुनो, मैम ऑटो
ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 44। 44। 44 प्लस यहाँ पे हमारे आएंगे 2 दो सेक्स। जो हमारे जेनेटिक डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। यस। यस। तो लेट से ये फीमेल थी और ये मेल था। अगर लेट से हमारे, चलो ये छोड़ो, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में अगर कोई एक क्रोमोसोम ऐड हो गया विच इज 47, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्राइसोमी। अगर 46 में से एक कोई कम हो गया तो वो हो जाएगा 45, इसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। तो देखो क्रोमोसोम का नंबर क्या है, ऊपर नीचे हो चुका है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर नीचे को होने को ही हमने ये नाम दिए हैं। ये आगे और काम में आएंगे, जब मैं आपको जनरल डिजीज पढ़ाऊंगी तब इसको हम और देखने वाले हैं, ठीक है। यस मैम। फिर आते हैं हमारे पॉलीप्लॉइडी। अभी तो क्या थे, मियोसिस के वक्त क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे थे, अभी क्रोमोसोम वगैरह सब सेग्रीगेट वगैरह हो जाएंगे। यहाँ पे तो क्या है बेटा, साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो पाता। 11th में आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन? मैम अच्छे से तो नहीं। तो फिर आपको क्या समझ आ रहा होगा मैं अभी जो आपको मैं बता रही होंगी? मैम थोड़ा थोड़ा पता है ना। तो देखो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है ये? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है, पूरा प्रोसेस हो जाता है डिवीजन का, उसके बाद हमारे क्या होता है, विच इज कैरियोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है बेटा? साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता। तो क्योंकि जैसे लेट से ये सेल है, तो सेल में ये यहां से डिवाइड होके ये ऐसे बनना था, तो बेटा ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं हो पाता, तो क्या होता है, एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है, यानी कि मल्टीपल क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सारा ये 11th क्लास का है। किसका है? 11th क्लास का। है। समझ पड़ रही है बात? यस मैम, इसमें याद कुछ है। नया नहीं बताया मैंने आपको, यस ठीक है। मैम। तो ये चीजें हैं कि क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे हुआ है, डीएनए का नंबर ऊपर नीचे हुआ है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है म्यूटेशन की वजह से, कि कोई भी चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से या तो क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो जाएंगे या फिर डीएनए ऊपर नीचे हो जाएंगे। हाँ के ना? यस मैम। ठीक है। तो अब इसके बाद आता है एक टर्म जिसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? मैम हम जनरेशन टू जनरेशन पास, वो ट्रेड्स पास होता है ना, हम उसको उसमें देखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली तो क्या है बेटा, एक स्टडी है। क्या है ये? एक स्टडी है, और उस स्टडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी ट्रेट बोले तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, पापा से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, उनसे बच्चों से उनके बच्चों में। तो ये जो चीजें पास हो रही है, इनकी स्टडी को करना, इसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वाई वी आर डूइंग पेडिग्री एनालिसिस, हमें जरूरत क्या पड़ गई पेडिग्री एनालिसिस करने की? तो भाई बात ऐसी है, जरूरत तो यूं पड़ गई कि हमें ना इसको करके हम कोई भी एक सीक्वेंसिंग मैपिंग करके हम ना बीमारियों का पता लग सकते हैं कि भैया मैम वॉइस ब्रेक हुई थी अभी। यस मैम, आवाज आ रही है? तो हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी जो है वो पास ऑन होती चल रही है, ठीक है। समझ पड़े? बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं? डिसऑर्डर पढ़ने के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? हमें जितने भी तरह के डिसऑर्डर है वो पढ़ने हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे कोई भी जीन में डिसऑर्डर आया
जीन में डिसऑर्डर आने की वजह से डीएनए में डिसऑर्डर आया, डीएनए में डिसऑर्डर आने की वजह से क्रोमोसोम में डिसऑर्डर आया। तो भैया ये जो डिसऑर्डर क्रोमोसोम में आया तो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो अब ये आगे कैसे पास ऑन होगा, तो वो पूरी स्टडी हम किस में करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस में हम करने वाले। ठीक है, तो ये जो बेसिकली डिसऑर्डर है, क्या है, डिसऑर्डर, ये जो सीक्वेंस चला है डिसऑर्डर, तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर होते हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर है वो बेसिकली दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक है बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, यस हेलो, ठीक है। यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, आज तो मेरे को बताया करो, मुझे नहीं पता पड़ता ऐसे, आप लोग अगर चुप हो जाते हो ना तो आई डोंट नो कि ऐसा लगता है वो कहीं वापस। अच्छा नहीं, मेरे को आवाज नहीं आया है ना। तो दो है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या हो रहा है बेटा, कि कोई भी जो जीन है, क्या है बेटा, कोई भी जो जीन है वो ऑल्टर हो जा रहा है, उसके अंदर म्यूटेशन हो जा रहा है। वहीं यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो जाएगा। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। तो उसके बेसिस पे जो सारी बीमारियां हैं वो भी अलग अलग है। लेट्स से मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या हो रहा है कि कोई भी जीन है वो खराब हो गया तो वो पूरी बीमारी को अलग कर देगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जैसे हमारी सारी आ गई, सबसे चलो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है कलर ब्लाइंडनेस। बताओ क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस? मैम कलर ब्लाइंडनेस में जो है अपना उसमें रेड और ग्रीन में मैम कौन है? और भी कर लेता हूँ। और इसमें मैम क्या बोलते हैं, जीरो, यही है, इसमें कलर का पता नहीं लगा। ठीक है, देखो कलर ब्लाइंडनेस, सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे कि ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, तो सेक्स लिंक मतलब एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड की जो बीमारी है वो किस पे है, एक्स क्रोमोसोम पे है। ठीक है, तो अब ना देखो क्या होता है कि इसके अंदर हमारा रेड और जो ग्रीन कोन होता है आई का, वो क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है बेटा, डिफेक्ट आ जाता है। क्या आता है उसमें, डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन और रेड कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में क्या हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है। एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से ये कोन खराब हुए, ये कोन खराब होने की वजह से वो कलर को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है, और इसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मेल भी अफेक्टेड होंगे और फीमेल भी अफेक्टेड होगी। यहाँ पे जो मेल है वो बेटा 8% अफेक्टेड होता है, और वहीं पे जो फीमेल है वो होती है 0.4 अफेक्टेड। तो कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है? मैम मेल में जो है एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर एक्स क्रोमोसोम पे मैम अगर म्यूटेशन होगी तो उसमें आगे नहीं रहती ज्यादा। मैम फीमेल में ना होमोजाइगस कंडीशन होना जरूरी होता है, दोनों में रिसेसिव होगा तब जाके होगा फीमेल में। दोनों, ठीक है। देखो गुड गुड, यहाँ पे जैसे मेल है, मेल के पास एक एक्स होता है बस, तो अगर इस एक्स पे भी वो ना डिजीज आ गई तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अफेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव है तो यानी इसको किस फॉर्म में आना पड़ेगा, होमोजाइगस फॉर्म में आना पड़ेगा। हेटेरोजाइगस अगर फॉर्म में होगी ना, कि अगर एक एक्स को हुआ
तो काम नहीं चलेगा। तो लेट्स से यहाँ पे जो फीमेल है उसमें हीट्रोजाइगस कंडीशन में आया, लेट्स से सिर्फ इसमें, तो ये उसके लिए सिर्फ क्या करेगी, कैरियर का काम करेगी या फिर अनअफेक्टेड होगा। क्या होगा, कैरियर या फिर अनअफेक्टेड। वहीं दूसरी तरफ अगर ये होमोजाइगस फॉर्म में आ गई तो ये क्या हो जाएगी बेटा, अफेक्टेड। तो यहाँ पे आप देखो, फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए दोनों एक्स को अफेक्ट होना पड़ेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। वही मेल में तो एक्स सिर्फ एक ही होता है, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ज्यादा समझे, मतलब फीमेल के कंपैरिजन में इसलिए तो काफी ज्यादा है। हो जाता है मेल। एकदम बढ़िया, सही, नहीं नहीं सही बात है मैम। ठीक है, मैम समझ पड़ फीमेल रहा में है। जल्दी पता ब्लाइंड है या नहीं, उसमें कैरियर हाँ? आता है, पहले कैरियर छिपी हुई होती है मैम दिखा। क्या बोल रहे हो? मैम उसमें फीमेल में जो है कैरियर होती है ना, तो मैम कैरियर में छिप जाती है बीमारी, और मेल में मैम छिपती नहीं है कोई बीमारी। इसमें अगर एक पे भी आ गया तो मैम वो ब्लाइंड ही होगा डायरेक्ट। बेचारा, ठीक है, गुड। अब है सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। चलो मुझे बताओ, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? यस मैम। मैं बोल रही हूँ, बताओ क्या होता है। इसमें मैम ग्लूटामिक एसिड जो होता है मैम वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है 6th पोजीशन पे, और आरबीसी जो है सिकल सेल में मतलब सिकल शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है। वेरी गुड। देखो, ये जो डिफेक्ट है ये कैसे होता है, इसके अंदर एक ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। तो बेटा ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, बाय वेलिन। किससे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वेलिन से। पोजीशन पे, ठीक है, वेलिन 6th और कौन सी पोजीशन पे होता है ये, 6th पोजीशन पे होता है। ठीक है, अब जिसका, और ये 6th पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी 2 चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। तो ये बीटा चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, वेलिन से। समझ पड़ी बात, यानी कि GAG कन्वर्टेड इनटू GUG। ठीक है, अब क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन के अंदर चेंजेस आ चुके हैं, तो बेटा क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर थोड़ा सा पॉलीमराइजेशन होना शुरू होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन टेंशन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो आरबीसी होती है वो अपना शेप चेंज कर लेती है, और वो शेप कैसे बना लेती है, सिकल सेल जैसा। ठीक है, बाइकॉनकेव से कैसा बन जाता है, कराती टाइप। हाँ, तो तभी इस डिजीज का नाम दिया है सिकल सेल एनीमिया। इज दैट क्लियर? यस। अब ये जो डिजीज है ना, ये डिजीज है ऑटोजोम रिसेसिव डिजीज। कैसी है, ऑटोजोम लिंक रिसेसिव। ऑटोजोम से आप क्या समझते हो? मैम जो 44 थे, जो मैम 44 क्रोमोसोम्स थे ना, वो वाले। मैम ये क्वालिटेटिव है ना। हाँ वो सब तो ठीक है, ऑटोजोम से क्या समझते हो आप? मैं ऑटोजोम क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ ऑटोजोम लिंक्ड है ये डिजीज। इसका मतलब किससे किस में पास ऑन होगी ये? मैम ये बोलते हैं जो मैम ऑटोजोम और क्रोमोजोम होते हैं ना, उन्हीं ऑटोजोम। मैंने आप लोगों को बताया था, एक होते हैं ऑटोजोमल लिंक और एक होता है सेक्स लिंक। ठीक है, तो अगर ऑटोजोमल लिंक्ड है तो वो डिजीज किस में, और सेक्स लिंक्ड है तो मतलब एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट है, ऑटोजोमल है मतलब वो सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, तो यानी कि लेट्स से अगर कोई भी डिजीज मदर में है और अगर वो सन में ट्रांसफर हो रही है, और कोई भी डिजीज फादर में है जो कि डॉटर में ट्रांसफर हो रही है, तो ये है बेटा सेक्स लिंक। मैंने ये आपको याद करने का तरीका बताया था। वहीं अगर कोई भी डिजीज है, लेट से अगर डिजीज का लेट से कोई डिजीज है मदर से वो सन में भी हो रही है, डॉटर में भी हो रही है। ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ डॉटर में हो रही है। ठीक है,
ठीक है, एक ये प्रोबेबिलिटी हो गई और एक ये। वहीं दूसरी तरफ फादर से या तो डिजीज सन में ट्रांसफर हो रही है या फिर सन में भी हो रही है और डॉटर में भी हो रही है। तो ये कैसी हो जाएगी? ऑटोजोमल। कैसी हो जाएगी? ऑटोजोमल। यानी कि हमारे एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं है, बिना भेदभाव के वो किसी में भी ट्रांसफर हो सकती है। पर सेक्स लिंक बिना भेदभाव के नहीं, वो भेदभाव के साथ ही, इस भेदभाव के साथ ही ट्रांसफर होती है। ठीक है। यस मैम। तो अब क्योंकि ये रिसेसिव है, यानी कि बोथ पेरेंट्स को क्या होना पड़ेगा? कैरियर होना पड़ेगा, तभी वो बच्चों में डिजीज आएगी कि नहीं आएगी? लेट्स से अगर मैंने बोल दिया एक पेरेंट अनअफेक्टेड है और एक पेरेंट कैरियर है, तो क्या वो डिजीज आगे जाएगी? नो मैम। लेट्स से मैंने बोल दिया ये कैरियर है एक पेरेंट और ये भी एक पेरेंट कैरियर है, तो क्या वो डिजीज आगे जाएगी? यस मैम। तो देखो वो कैसे जाएगी वो हम बात करते हैं। मैम मैम मेल तो अगर कैरियर होगा तो मैम ये तो डिसीज मतलब मेल तो मैम डायरेक्ट वो होता है ना। क्या होता है? मैम मेल तो कैरियर होता ही नहीं है, या तो डायरेक्ट डिसीज या फिर नॉर्मल। तो बेटा तभी बोला नहीं, ऑटोजोमल लिंक्ड है, ये ऑटोजोमल लिंक्ड है, ये सेक्स लिंक्ड नहीं है कि जो एक्स पे प्रेजेंट होगी। मैम अगर एक कैरियर हो और एक अफेक्टेड हो तो ये भी आप खुद, ये यहीं पे तो यही तो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, अगर एक कैरियर होगा एक अनअफेक्टेड होगा तो क्या होगा? मैम अफेक्टेड नहीं, अनअफेक्टेड नहीं कह रहा, मतलब कि एक अनअफेक्टेड और कैरियर। हाँ ओके मैम समझिए। तो एक अफेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली बात है ये डिजीज पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, समझ पड़ी बात? यस मैम। यस सर। चलो, नहीं, क्योंकि ये बेटा ऑटोजोमल है तो वो डिपेंड करेगा, चलो वो वाला भी केस मैं भी आपको बता दूंगी। ठीक है, वो मैं बता दूंगी, पहले ये देखो, जैसे ये डिजीज है तो इसके अंदर अलील्स अफेक्टेड होंगे क्योंकि ये हीट्रोजाइगस है। तो लेट्स से एक हीमोग्लोबिन ए है और एक हीमोग्लोबिन एस। अगर ये हीट्रोजाइगस कंडीशन में है, ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया है, तो इंडिविजुअल क्या होगा? अनअफेक्टेड। क्या होगा? अनअफेक्टेड या फिर कैरियर फॉर द डिजीज। और अगर ये होमोजाइगस फॉर्म में आ गया, कैसे आ गया बेटा? होमोजाइगस फॉर्म में आ गया, तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। इंडिविजुअल क्या हो जाएगा बेटा? अफेक्टेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो वो वाली चीज है। ठीक है, तो फिनोटाइप चेंज हो गया पूरा का पूरा। अब लेट से आपका क्वेश्चन था, लेट से चलो मानो ये उसके अलील है, ये है एक करियर है और एक हमारा अफेक्टेड इंडिविजुअल है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है? आ गया एक बच्चा ये हो गया और एक बच्चा ऐसा वाला हो गया। ठीक है, तो ये है 50-50% प्रोबेबिलिटी। कैसी है? 50-50% प्रोबेबिलिटी कि जा भी सकता है आधे बच्चे में और आधे बच्चे में नहीं जाएगा। ठीक है, पर कंफर्मेशन के लिए उन दोनों को अगर करियर होंगे तो भैया जाएगा ही जाएगा। तो ये मान लो हाँ ये जाएगा, इट विल पास ऑन, पास ऑन। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट हम आते हैं डिजीज जिसके बारे में आपने कहानी उस दिन शुरू की थी, जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। व्हाट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया? कैन एनीवन टेल मी समथिंग अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया? मैम म्यूटेशन हो जाता है इसमें फिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम का। अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव है मैम ये तो मुझे भी बताया है। ये बेटा क्या है? ऑटोसोमल है। क्या है? रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, ऑटोसोमल भी है और साथ ही साथ क्या है? रिसेसिव डिजीज भी है। क्या अगर ये ऐसे ही, अगर आपको टर्म समझ में नहीं आता तो ये आपको क्या समझ आता है जो मैंने लिखा? लिखा समझ आता है ये आपको? यस मैम इतना तो समझ ही आती है। है ना? तो फिर जो मेरे नहीं को ये बताओ, समझता तो मुझे ये बताओ आप लोगों को ये प्रिस्क्रिप्शन समझ क्यों नहीं आते हैं फिर? आते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन, आते हैं ना डॉक्टर के।
मैम राइटिंग समझ में नहीं आती। हाँ तो क्यों नहीं मैम आती? आप क्यों नहीं आती समझ मैम में? समझ जाते हो मैम, हम तो जो लिखते हैं ना डॉक्टर। थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत थोड़ी, जब कोई ढंग का वर्ड लिखा हो ना तो नहीं आती। ओके। नहीं मैम, जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं ना उनकी नहीं आती जो राइटिंग कौन समझ से में। डॉक्टर होते हैं उनकी नहीं आती? मैम जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं ना बड़े बड़े हॉस्पिटल में, नहीं आती। हम उनकी हाँ ज्यादा राइटिंग। हाँ, टाइम नहीं होता ना यार, एक एक का ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके लिखो। अब देखो ऑटोजोमल, अभी यही आपने, मैंने अभी जो राइटिंग लिखी है ये अभी आप देखो, और यही जब अपन पढ़ा रही थी तब मैं इस रिसेसिव को ऐसे ऐसे करके लिखी थी, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम की, टाइम कितना है। टाइम बहुत इतना कम होता है कि आदत पड़ जाती है उन यस मैम, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल में। है ना। चलो, हाँ, तो यार देखो ऑटोसोमल है, रिसेसिव है। अब इसके अंदर एक एंजाइम होता है, वो क्या होता है, लैक हो जाता है। और वो एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम बोलो। फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। वेरी गुड। तो ये एंजाइम क्या होता है बेटा, क्या करता है? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब क्योंकि ये एंजाइम बन ही नहीं पाता, क्यों? क्योंकि क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया जीन्स में। म्यूटेशन होने की वजह से जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम था, हाइड्रोक्सिलेज था, ये बन ही नहीं पाया। और क्योंकि ये एंजाइम बन ही नहीं पाया, तो क्या फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो पाएगा? नो मैम। है ना। क्योंकि अब फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो फिनाइलएलेनिन है ना, ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। पहले तो फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जा रहा था, पर अब फिनाइलएलेनिन क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट होना शुरू कर रहा है। और इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कि एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल पायरुविक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? फिनाइल फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है। और बेटा ये एसिड कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है? ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसके सिम्टम्स देखते हो, मेंटल रिटार्डेशन। हाँ, तो ये सारे क्या है बेटा, इसके सिम्टम्स है। समझ पड़ा बात? यस कभी मैम। कभार ये इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कि हमारा जो यूरिन है उसमें भी पास ऑन होता है फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है। यस मैम। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिजीज पे, जिसका नाम है थैलेसीमिया। क्या नाम है? थैलेसीमिया। बताओ क्या ना, थैलेसीमिया क्या होता है? आई एम सॉरी। सबसे पहले बेटा ये ऑटोजोम है, ऑटोजोम लिंक्ड है, और क्या है, रिसेसिव डिजीज है। ये भी सिकल सेल एनीमिया की तरह ब्लड डिजीज है, बस इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे ये रिसेसिव है तो इसके अंदर भी क्या होना पड़ेगा, बोथ पेरेंट्स को या तो अफेक्टेड होना पड़ेगा या फिर क्या होना पड़ेगा, करियर के फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर भी म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन की दो चेन होती है, एक होती है अल्फा चेन, क्वांटिटेटिव है ना। हाँ क्वांटिटेटिव, ठीक है, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। ठीक है। तो अब ना इन दोनों में से एक कोई भी चेन होती है, उसका अब नॉर्मल बनना शुरू हो जाता है। अब नॉर्मल मतलब या तो कम बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब लेट से मैं पहली बात करती हूँ, अगर अल्फा चेन में कोई गड़बड़ी है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन में कोई गड़बड़ी है तो हम उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। ठीक है। समझ पड़ा कि अल्फा चेन में गड़बड़ी, अल्फा चेन कम बन रही है तो अल्फा थैलेसीमिया है, बीटा चेन कम बन रही है तो बीटा थैलेसीमिया है। अब जैसे अल्फा चेन है, ये हमारे जो कंट्रोल होता है, दो जीन्स कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं एक HbA1 और एक होता है HbA2। लेट से एक पेरेंट है जिसके पास HbA1 है और एक HbA2 है, ये फादर हो गए, और मदर ये हो गई जिसके पास HbA1 है और एक HbA2। लेट से
किसी का सिर्फ ये अफेक्टेड हुआ, 3 तो सही है, तो यहाँ पे 3 ग्लोबिन चेन, 3 अल्फा चेन बन रही है। वही लेट से फादर के दोनों अफेक्टेड हो गए, तो यहाँ पे कितनी बन रही है, 2 अल्फा चेन बन रही है। लेट से यहाँ पे ये भी अफेक्टेड हो गया, तो यहाँ पे कितनी बन रही है, बच्चे के अंदर सिर्फ 1 अल्फा चेन बन रही है, और यहाँ पे चारों ही अफेक्टेड हो गए, तो यहाँ पे बन ही नहीं रही है अल्फा चेन, और बिल्कुल बनना कम हो जाएगी। तो क्या आप देख रहे हो कि कैसे जो क्वांटिटी है, चारों जीन के अफेक्टेड होने पे कितना अल्फा चेन खराब हो जा रहा है, 1 पे कितना हो रहा है, 2 पे कितना हो रहा है, 3 पे कितना हो रहा है, 4 पे कितना हो रहा है। यस मैम। ठीक है, उसी तरह बीटा चेन काम करता है। और जो है ये HbA1 HbA2, ये जो क्रोमोसोम है जिसपे ये प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम का नंबर है 16। क्या है, 16। ठीक है, वही जैसे लेट से यहाँ पे मैंने बीटा चेन लिया, बीटा क्रोमोसोम मतलब इसमें मैंने बीटा में लिया 11th क्रोमोसोम। कौन सा, 11th क्रोमोसोम, उस पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है HBB, और सॉरी जीन प्रेजेंट है HBB। अब लेट से HBB एक पेरेंट का अफेक्टेड हो गया, तो भैया सिर्फ एक ही बनेगा हमारे। ठीक है, HBB दोनों का अफेक्टेड हो गया, तो अब हमारे बन ही नहीं रहा। तो ये चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हमारी क्वालिटेटिव हुई या क्वांटिटेटिव हुई, ये डिजीज क्वालिटेटिव हुई या क्वांटिटेटिव हुई, क्वांटिटेटिव। क्योंकि क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जितने ज्यादा जीन अफेक्टेड, उतनी ज्यादा हमारी जो चेन है वो कम बनेगी। ठीक है, यस मैम। किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। यहाँ तक तो नहीं है मैम। यहाँ तक तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हीमोफीलिया नहीं बताया था। ठीक है, इसके बाद बताती हूँ क्रोमोसोम। अच्छा, हीमोफीलिया मैंने पहले बताया था या नहीं बताया था तुम्हें, नहीं बताया मैम। नहीं किया तुमने हीमोफीलिया, तो इसके पहले अंदर बताया था मैम, चैप्टर पढ़ाया था जब। हाँ ठीक है, चलो बताओ हीमोफीलिया के बारे में। चलो मैं यही बता देती हूँ तुम्हें। हीमोफीलिया भी बेटा क्या है, हमारे ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है बेटा, ब्लड डिसऑर्डर है। साथ में क्या है, ये सेक्स लिंक्ड है, और कैसा है बेटा, रिसेसिव है। ठीक है, कैसा है, सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। रिसेसिव है यानी कि इसको किस में होना पड़ेगा, दोनों को होमोजाइगस फॉर्म में होना पड़ेगा। होमोजाइगस में होना पड़ेगा। अब ये देखो, ये क्योंकि सेक्स लिंक्ड है तो ये मेल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फीमेल। हाँ क्या ना, यस। ठीक है। और इसके अंदर हीमोफीलिया में बेसिकली होता क्या है, कोई मुझे बता सकता है, क्या मैम? हीमोफीलिया में क्या होता है। मैम क्लोटिंग नहीं हो पाती ब्लड की। अगर मैम कोई कट जाता है कहीं पे तो क्लोटिंग नहीं होगी ना, उसमें वो लेयर नहीं बन पाती। वेरी गुड। तो बेटा ये डिजीज है जिसके अंदर आपका ना, अगर कहीं पे भी कट लग गया तो आपका खून इतना बहेगा, आपके ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप ये बताओ वो कौन सा फैक्टर है जो ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है। बताओ क्या मैम? कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जो आपके क्लॉटिंग को अफेक्ट करता है। मैम प्लेटलेट्स रोकते हैं, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग चलो करवाते हैं मैं ना। बताती हूँ, हीमोफीलिया जो होता है आपके बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी, और एक होता है हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए होगा जब क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं होगा। क्लॉटिंग फैक्टर 8 रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बन पाता। हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग मैम फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर 8 का मतलब क्या है? क्या, मैम फैक्टर 8 बेटा ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, क्या नाम है, कैस्केड प्रोसेस, और साथ ही साथ आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक वो तो साइकिल होती है, नहीं करता। फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे 1 फैक्टर 2 फैक्टर, पूरे 13 फैक्टर होते हैं, जो हर फैक्टर क्या करता है, क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है, प्लेटलेट्स को कंट्रोल करता है।
है ना? हर फैक्टर का एक नाम होता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, मैम कोरोना में हाँ मैम 9th कोरोना में चल गई तो इसे पता। हाँ, तो हीमोफीलिया बी कब होता है? जब क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बन पाता, ठीक है। हीमोफीलिया सी तब होता है जब क्लॉटिंग फैक्टर 11 नहीं बन पाता, ठीक है। ये 11 वाला तो वेरी रेयर है, वेरी रेयर, ठीक है। और हीमोफीलिया है वेरी कॉमन। कैसा है? वेरी कॉमन, ठीक है बच्चा पार्टी। यस मैम। चलो, तो ये हो गया आपका कंप्लीट मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। किस पे आते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब बेटा ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसके अंदर सबसे पहला आपने पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम। पढ़ा है डाउन सिंड्रोम? यस Yes. मैम। बताओ क्या होता है? मैम मैम डाउन इसके पोजीशन पे जो है ना ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 3 क्रोमोसोम एक साथ। एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। 21 जो नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, उसकी एडिशनल कॉपी होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लेट से अगर ऑटोसोम है प्लस यहाँ पे सॉरी कितने होता है 46, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 21 वाला, तो ये टोटल कितने हो गए हमारे 47। तो क्या कंडीशन हो जाती है? ट्राइसोमी। तो अब ऐसा जो बच्चा होता है, इसको हम कौन सा सिंड्रोम भी बोलते हैं? लैंगडाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब यस इसके मैम। अंदर जो बच्चा होता है वो बहुत ही छोटी सी हाइट का होता है, उसका जो टंग होता है वो फरो होता है, यानी से बीच में कट सा लगा प्रेजेंट होता है, राउंड हेड होता है, पाल में क्रीज प्रेजेंट होती है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो काफी रिटार्डेड होता है, फिजिकल अपीयरेंस भी इतना ज्यादा वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये सारे फीचर्स होती है मैम। हमारे डाउन सिंड्रोम के, ठीक है। यस मैम। फिर हमारे आता है एक नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लिफ्टर सिंड्रोम। फिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं हम? क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है? एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? मैम ज्यादा एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब यार एडिशनल कॉपी किसमें प्रेजेंट होगी? जो फीमेल होती है उसके अंदर तो ऑलरेडी एक्स एक्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये मेल के अंदर होती है, इसके अंदर क्या होता है? एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये भी वापस क्या हो गई? ट्राइसोमी कंडीशन हो गई, ठीक है। कैसी हो Yes, गई? ma'am. ट्राइसोमी कंडीशन हो गई। तो अब मेल में हो रहा है कि मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, तो खुद ही लॉजिक लगा लो कि जो मेल है उसके अंदर कुछ फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, जैसे कि उसके अंदर फेमिनाइन डेवलपमेंट होना लगेगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गाइनेशियोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। कि जो मेल है, मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, यानी कि एक्स का कैरेक्टरिस्टिक आ गया विच इज ब्रेस्ट, जो बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। यस Yes, ma'am. ये ज्यादा मैम किन्नरों में ज्यादा देखा जाता हाँ, एक और है जिसका नाम है टर्नर है। सिंड्रोम। इसके अंदर ये होता है एब्सेंस जो कम हो जाता है 45 की वजह ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब देखो, क्योंकि फीमेल के पास ऑलरेडी 2 एक्स है, तो इसमें से क्या होता है? एक एक्स कम हो जाता है, तो ये कंडीशन बन जाती है ए प्लस एक्स ओ। मतलब मैंने बताया जहाँ पे क्रोमोसोम नहीं है वहां पे ओ डाल दो। जब मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था ना। Yes, ma'am. तो ये कंडीशन कितनी हो गई? ये इसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? Monosomy. मोनोसोमी, यानी कि कितने क्रोमोसोम हो गए? 45। 45. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी जो फीमेल्स हैं जिसके अंदर एक एक्स कम है, तो वो स्टेराइल होंगी, यानी कि उनका ओवरीज रूडिमेंट्री होगा, यानी कि वो बर्थ नहीं दे सकती, उनके अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो थोड़ा सा लैक करेंगे वो। Yes, ma'am. हाँ के ना? तो ये वाली चीज है इसके अंदर। टर्नर सिंड्रोम में ये होता है कि जो फीमेल है उसके अंदर वो जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है? लैक करता है। क्या करता है बेटा? लैक करता है। इज दैट क्लियर?
यस मैम। समझ पड़ा? यस मैम। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर जो है आपका पूरा का पूरा हो चुका है एक बार, इसमें भी यार ना कंप्लीट है ना, क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगर चाहिए तो अपन इसका देखो थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो मैम चुका है। नली सोमी और क्या बेटा? नली सोमी मैम जिसमें क्रोमोसोम बोला, क्या बेटा क्या बोल रहे हो? नली सोमी मैम। हाँ ठीक है, वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है ना? पहले मुझे ये बता, हाँ ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो चुका है। अब आप मुझे बताओ इसके क्वेश्चंस भी आपको करना है। यस मैम। ठीक है, तो अपन ना आप इसके क्वेश्चंस थोड़े से खुद भी प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके थोड़े से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी अपन ले लेंगे, और वो जैसे टॉपिक के क्वेश्चन है अपन वो भी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से चैप्टर ना आपका अप टू डेट हो जाएगा। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको उठाते हैं। और आपका ये, चलो बेटा बताओ नली स्वामी क्या होता है? मैम वो 44 क्रोमोसोम हो जाती मैम इसमें, इतना पता है बस मैम। देखो नली स्वामी में जैसे मैंने आपको भी बताया, आपका अभी जो हमने क्रोमोसोम बताए थे, मोनोसोमी कंडीशन बता दी। यस मैम। स्वामी, नली स्वामी आवाज आ रहा है आपको मेरा? यस मैम। यस तो नली स्वामी में क्या होता है, आपके बेटा जो दोनों पेयर होते हैं, जैसे मैंने बताया ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, तो दो पेयर में से या दो पेयर में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा, या फिर दो पेयर में से कुछ एक निकल के चला जाता है एक पेयर में से, है ना? तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, वो जो दोनों पेयर होते हैं ना होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो दोनों ही निकल के चले जाते हैं। समझ पड़ा बात? यस मैम। तो नली स्वामी में क्या हो रहा है, दोनों ही निकल के चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो 23 Yes. पेयर होते हैं, ठीक है 23 पेयर्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, अगर हम काउंट करें तो टोटल 46 होते हैं, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा हमारे, सिर्फ 22 पेयर्स। कितने पेयर्स रह जाएंगे, 22 पेयर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस बॉडी में आपके 23 क्रोमोसोम है, तो अगर कैलकुलेट करना है कि नली स्वामी में कितने क्रोमोसोम रहेंगे, तो आप लोग बोलोगे कि मैम हमारा पूरा का पूरा एक पेयर गायब हो चुका है। एक पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम गायब हो चुके हैं, तो नली स्वामी में कितने क्रोमोसोम बचेंगे, 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? तो अपन ने 3 कंडीशन देख ली है, एक 44 क्रोमोसोम वाली, एक 45 क्रोमोसोम वाली, और एक 47 क्रोमोसोम वाली। हाँ के ना? यस मैम। मैम। नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 और अब नॉर्मल के 3 कौन से क्रोमोसोम पढ़ लिए अपन ने? मोनोसोमी, ट्राइसोमी और नलीसोमी। नंबर बोलो, नंबर। 44, 45, 47। 45 ठीक है, 44। तो ये 3 अब नॉर्मल है, 44 अब नॉर्मल है विच इज नलीसोमी, 45 विच इज मोनोसोमी, 47 विच इज ट्राइसोमी, और नॉर्मल सोनी जिसको बोलना है बोलो, विच इज 46। ठीक है, यस मैम। तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी को भी? नो मैम। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अपन इसको फिर उठाते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपन इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं, और ये पूरा जस्ट लाइक अपन ने जैसे इसके वो भी कर लिए थे, काफी सारे पहले भी क्वेश्चंस कर लिए थे, वापस अपन इसके लेक्चर ना उठाएंगे, फिर देखते हैं 6 करना है या नहीं करना, अदरवाइज वी विल स्टार्ट इक्वलॉजी, वी विल डिसाइड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? यस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ अटेंडेंस फॉर्म, और इसको भरो और फिर लीव करते गुड नाइट मैम। हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इसे तो भरो बेटा, चलो सब भरो अपना। प्रियांशु बेटा आज आप इतने दिनों बाद नजर आ रहे हो।